गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए थर्ड ईयर राजनीति विज्ञान विषय में हमारे पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक विश्व युद्ध के बाद की प्रवृत्तियों का अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व के समक्ष जो परिस्थितियाँ जो प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हुई क्या क्या है। पिछली कक्षा में हमने कुछ प्रवृत्तियों का अध्ययन किया। आज कुछ आगे की और नवीनतम जो प्रवृत्तियाँ विश्व के समक्ष उत्पन्न हुई उनका अध्ययन करेंगे। हम देख रहे थे कल कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्यवाद का बड़ी तेजी से विस्तार हुआ। सोवियत संघ, जिसमें 1917 में साम्यवादी क्रांति हुई अर्थात बोल्शेविक क्रांति हुई लेनिन के नेतृत्व में, उसके बाद से धीरे धीरे ये दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में इसका विस्तार होना शुरू हो गया। 1949 में हम चीन का देखते हैं, चीन भी एक साम्यवादी देश बन गया। इसी प्रकार से विश्व के अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग क्षेत्रों में इस विचारधारा का प्रभाव बढ़ता गया। हम देखते हैं वियतनाम हो, क्यूबा हो, वेनेजुला हो, कोरिया हो, ऐसे काफ़ी देश हैं। और यही नहीं, पूर्वी यूरोपीय देश जहाँ पर साम्यवाद का प्रचार विस्तार हो रहा था जोरदार से, और कई ऐसे देश भी थे जिन्होंने अपने देश की अनुकूलित परिस्थितियों को देखते हुए साम्यवाद को स्वीकार किया। तो कह सकते हैं कि साम्यवादी विचारधारा का धीरे धीरे बड़ी तेजी से विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में विस्तार हो रहा था। इसलिए सोवियत संघ का खुद का नारा था कि हम ऐसे युग में रह रहे हैं जिसमें सभी सड़कें साम्यवाद की ओर ले जाने वाली है। बहुत ही प्रसिद्ध नारा रहा कि हम ऐसे युग में रह रहे हैं जिसमें सभी सड़कें साम्यवाद की ओर ले जाने वाली हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि विश्व में साम्यवाद का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, साम्यवादी विचारधाराओं को सभी देश अपनाएं, इस प्रकार से देख रहे हैं। और यही नहीं, साम्यवादी प्रसार का जो मुख्य कर्ता धर्ता स्टेट है वो सोवियत संघ है, और सोवियत संघ विभिन्न प्रकार से अपने इस साम्यवाद के विस्तार में विभिन्न साधनों का प्रयोग कर रहा है तथा कई प्रकार के कार्यक्रम चलाकर, जैसे पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद है, कॉमिनफॉर्म है, इस कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम या सहायता प्रदान करके अपनी इस विचारधारा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर रहा है। अब समस्या ये चीज़ है कि साम्यवादी विचारधारा या साम्यवाद के विस्तार से औरों को कोई परेशानी है। सबसे बड़ी परेशानी अमेरिका के नेतृत्व में जो भी उसके मित्र राष्ट्र है, सदस्य राष्ट्र है, वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी स्तर पर साम्यवाद का प्रचार हो, क्योंकि साम्यवाद और पूंजीवाद एक दूसरे के कट्टर शत्रु है, एक दूसरे की विरोधी विचारधारा है। तो पूंजीवाद बिल्कुल नहीं चाहता है कि साम्यवाद का प्रचार हो, क्योंकि साम्यवाद राज्य विरोधी विचारधारा है अर्थात वो राज्य को समाप्त करना चाहता है। पूंजीवाद है वो राज्य को बनाना चाहता है, रखना चाहता है। इसलिए दोनों विचारधारा के जो मूल उद्देश्य, दोनों में मूलभूत अंतर है। तो ये जो विचारधारा की लड़ाई हुई ये आगे बढ़ती गई। अगला हम देखते हैं सैनिक गुटबंदी। आप देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जिस प्रकार से शीत युद्ध का आरंभ हुआ, और इस शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसएसआर और यूएसए, दोनों के मध्य जो एक विचारधारात्मक लड़ाई शुरू होती है, दोनों ही इस अपनी रणभूमि बनाते हैं। यूरोप को दो भागों में विभाजित कर लेते हैं, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। पूर्वी यूरोप पर नियंत्रण रहता है सोवियत संघ का, पश्चिमी यूरोप पर नियंत्रण रहता है अमेरिका का। इस यूरोपीय क्षेत्रों पर अपना पूरा दबदबा कायम करने के लिए, एक दूसरे की शक्ति संतुलित करने के लिए, एक दूसरे को अपने से ज़्यादा
ताकतवर दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार की सैनिक संधियाँ, सैनिक गुटबंदियों का। और यही नहीं, हम देखते हैं कि मध्य एशियाई में, दक्षिण पूर्वी एशियाई में, अलग अलग क्षेत्रों में भी जहाँ जहाँ साम्यवाद का प्रसार होता है, जहाँ जहाँ सोवियत संघ पहुँचता है, या जहाँ जहाँ अमेरिका जाता है, वहाँ वहाँ सोवियत संघ एक दूसरे के पीछे इस प्रकार से अपनी सैनिक गुटबंदियों के माध्यम से इस काल में एक प्रकार से तीव्रता, गर्मजोशी लाने का काम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका के नेतृत्व में इसका गठन होता है। फिर अमेरिका द्वारा C2, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के लिए संगठन बनाया गया, सैनिक संगठन बनाया गया। सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको बगदाद संधि भी कहते हैं, मध्य एशियाई देशों के लिए ये संगठन बनाया गया। ये तीनों अमेरिका के द्वारा। इसके अलावा और भी देखते हैं वार्सा पैक्ट, जिसको 1954 में अमेरिका के द्वारा, माफ कीजिए, सोवियत संघ के द्वारा वार्सा पैक्ट का निर्माण सोवियत संघ ने किया था, ठीक है, 1954 में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों ही विरोधी राष्ट्रों में सैनिक गुटबंदियों का, नए नए संगठनों का, संधियों का शुरुआत होती है और एक दूसरे को इस प्रकार से अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने का काम करते हैं कि मैं कहता हूँ ये मेरी शक्ति में ज़्यादा, ये कहता है मेरी शक्ति ज़्यादा, और विश्व के अलग अलग क्षेत्रों के देशों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए इन संधियों का सहारा लेकर अपना दबाव प्रयोग करते हैं। तो देखिए, नाटो, C2, सेंटो, वार्सा, और यही नहीं, इसके साथ साथ हम और भी देखते हैं तो पश्चिमी यूरोप है। पश्चिमी यूरोप की जो सैनिक सुरक्षा के लिए उन्होंने कुछ संगठन बनाए, जिसमें आप सभी को पता है डंकर्क संधि, ब्रुसेल्स संधि, यूरोपियन प्रतिरक्षा समुदाय, पश्चिमी यूरोपीय संघ, इस प्रकार के कई संघों का निर्माण करके अर्थात कि सैनिक सुरक्षा के लिए उन्होंने संगठन बनाए, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि इस प्रकार से अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाते हुए, और यही नहीं, मैंने आपको पिछली कक्षा में स्पष्ट किया था कि जिस प्रकार से परमाणु युद्ध का सूत्रपात हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में अमेरिका के द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराया जाना, एक प्रकार से सोवियत संघ के मन में अविश्वास पैदा हो गया अमेरिका के प्रति। और विश्वास पैदा होने से उसके मन में ये भाव पैदा हुआ सोवियत संघ के कि साथ में रहकर युद्ध लड़ा, लेकिन आपने परमाणु बम बनाया, इसकी जानकारी या इसका रहस्य हमें नहीं पता, जबकि फ्रांस को, ब्रिटेन को, सबको पता था। तो आपने एक प्रकार से हमारी मित्रता में विश्वासघात किया है। इसी परमाणु बम के बाद से और विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से दोनों महाशक्तियों के मध्य तनाव बढ़ना शुरू हो गया और शीत युद्ध में तब्दील हो गया। आप देखेंगे ये सबसे पहले परमाणु शक्ति अमेरिका ने ईजाद की थी 1945 में, जापान पर परमाणु बम फेंककर। लेकिन जब परमाणु बम अमेरिका ने बना लिए तो सोवियत संघ की नींद उड़ गई। सोवियत संघ ने ठान लिया कि किसी भी हालत में जितना जल्दी हो सके हम भी परमाणु बम बनाएंगे। आपको पता है 1949 में सोवियत संघ ने भी परमाणु बम का परीक्षण कर लिया। फिर पुनः एक बार 1951 में अमेरिका ने परीक्षण किया। फिर पुनः नवंबर 1952 में सोवियत संघ ने परीक्षण कर अपना प्रथम हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया। फिर देखते हैं कि जब दोनों महाशक्तियों के मध्य परमाणु बम की होड़ाहोड़ी मची हुई है तो 1952 में ब्रिटेन में, 1960 में फ्रांस ने, 1966 में चीन ने भी परमाणु शस्त्रों की दौड़ में शामिल हो गए। इस प्रकार से देखते हैं कि इन सैनिक गुटबंदियों और परमाणु शस्त्रों की होड़ जबरदस्त तरीके से मची हुई है, ठीक है। अगला है शीत युद्ध। अब देखो, शीत युद्ध नाम आपके जहन में आते आपको ये विचार पैदा होता है कि युद्ध तो गर्म युद्ध होते हैं जिसमें हथियारों का प्रयोग होता है, ये शीत युद्ध क्या होते हैं, शीत युद्ध का अर्थ क्या है? तो मैं आपको बता दूं, शीत युद्ध वो होता है जो गर्म युद्ध में परिवर्तित किए बिना, अर्थात शस्त्रों का प्रयोग किए बिना, यहाँ पर किसी प्रकार के
अपनी नेवी, एयरफोर्स, आर्मी के द्वारा बिना किसी शस्त्रों का उपयोग किए बिना केवल वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़ तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, मनोवैज्ञानिक युद्ध या स्नायु युद्ध शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। यानी युद्ध का माहौल बन जाना लेकिन युद्ध न होना, युद्ध होते होते रुक जाना, ये शीत युद्ध। वैसे शीत युद्ध बहुत खतरनाक माना जाता है। गर्म युद्ध होते हैं तो फटाफट एक दूसरे पर आक्रमण करके एक टाइम में पूर्णतः हो जाता है कंप्लीट, लेकिन शीत युद्ध कब तक चलता रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए गर्म युद्ध से भी भयंकर होता है शीत युद्ध। हर समय डर के साए में रहना, एक दूसरे से नफरत करना, ठीक है। मतलब यूँ कह सकते हैं कि शीत युद्ध युद्ध न होते हुए भी युद्ध की स्थिति या युद्ध की परिस्थिति को बनाए रखने की कला थी, जिसमें प्रत्येक विषय पर संकीर्ण स्वार्थों को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता था। दोनों पक्ष राजनीतिक संबंध रखकर भी परस्पर शत्रु भाव रखते थे। ये एक ऐसा युद्ध था जिसका रण क्षेत्र मानव का मस्तिष्क था। ये मनुष्य के मनों में लड़ा जाने वाला युद्ध था। इसे स्नायु युद्ध भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसका रण क्षेत्र सक्रिय युद्ध तो नहीं होता, परंतु विपक्षी के सभी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संबंधों में शत्रुता भरे तनाव की स्थिति रहती थी। शीत युद्ध एक प्रकार का वाक्य युद्ध है जिसे कागज के गोले, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और प्रचार साधनों से लड़ा गया। इसमें प्रचार द्वारा विरोधी गुट के देशों की जनता के विचारों को प्रभावित करके उनके मनोबल को कमजोर करने का प्रयत्न किया गया तथा अपनी श्रेष्ठता, शक्ति और न्यायप्रियता का तार्किक दावा भी किया जाता था। अतः समझ सकते हैं कि शीत युद्ध एक प्रचारात्मक युद्ध था जिसमें एक महाशक्ति दूसरे के खिलाफ घृणित प्रचार का सहारा लेती थी। इस प्रकार ये कूटनीतिक युद्ध है जिसमें शत्रु को अकेला और मित्रों की खोज करने की चतुराई का प्रयोग किया जाता था। तो यह कहलाता है शीत युद्ध, और ये 1945 से शुरुआत हुई और 1990-91 तक ये चलता रहा, ठीक है। तो यह है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की एक महत्वपूर्ण घटना जिसको हमने स्पष्ट किया। अगला है गुट निरपेक्षता। अब देखिए, गुट निरपेक्षता एक ऐसा आंदोलन था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से दो बड़ी महाशक्तियों के मध्य शीत युद्ध आरंभ हुआ, एक तरफ सोवियत संघ, दूसरी तरफ अमेरिका, तो कुछ नवोदित राष्ट्र जो नवीनतम स्वतंत्र हुए थे, उन लोगों ने क्या किया, उन राज्यों ने क्या किया कि हम बड़ी मुश्किल से कई सालों से हम इन यूरोपीय शक्तियों या उपनिवेशवादी शक्तियों का विरोध करते 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 आंदोलन करते करते बड़ी मुश्किल से स्वतंत्रता को प्राप्त किया है। अब हम किसी भी तरीके से पुनः गुलाम बनना नहीं चाहते, पुनः किसी भी महाशक्ति के अधीन नहीं जाना चाहते। हम तो दोनों गुटों से अलग रहेंगे। एक गुट कौन सा? अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ। हम दोनों ही गुटों से बिल्कुल पृथक रहकर हम हमारा विकास करेंगे, दोनों से मित्रता रखेंगे, लेकिन अगर कोई भी दोनों में से गलत करेगा हम उसका विरोध भी करेंगे। अर्थात हम चुप नहीं बैठेंगे, जहाँ गलत होगा तो बाकायदा हम उसका विरोध करेंगे, उसको साबित करेंगे कि आपने गलत किया, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारा मूल उद्देश्य ये रहेगा कि दोनों गुटों से पृथक रहते हुए, गुटों से निरपेक्ष रहते हुए हम हमारा स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखेंगे। ये कहलाता है गुट निरपेक्ष। अब ये गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 बेलग्रेड सम्मेलन से शुरुआत होती है। एक तरफ दोनों महाशक्तियों के मध्य शीत युद्ध चरम सीमा पर है, तो इस गुट निरपेक्ष आंदोलन ने दोनों के मध्य तनाव कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इस गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि इस गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो फाउंडेशन है उसकी नींव डालने में हमारे प्रधानमंत्री नेहरू का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो ये गुट निरपेक्षता एक आंदोलन नाम से बहुत बड़ा विश्व के समक्ष शांति सद्भावना के लिए एक लंबे समय से आंदोलन चला और अभी भी वर्तमान में चल रहा है। भले ही अब शीत युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन आज भी तीसरी दुनिया के देशों की एक आवाज़ बना हुआ है। तीसरी देशों के जो अपने हक, अपनी स्वतंत्रता और अपने जो समस्या हैं, जो साजिश चुनौतियाँ हैं, उनके लिए आज विश्व के विभिन्न मंचों पर यह आंदोलन लड़ रहा है। अगला है साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का अंत। आप सभी को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में यूरोप के देशों की अब ताकत नहीं रही कि अब वो साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद के बारे में सोचें, क्योंकि इतने क्षीण हो गए थे, इतने कमज़ोर हो गए थे, अब उनका अपने पैरों पर खड़ा होना ही मुश्किल हो गया था। खुद संभल नहीं पा रहे थे, खुद भी बाह्य सहायता पर निर्भर हो गए थे, अमेरिका के ऊपर निर्भर हो गए थे, तो अब कैसे खुद संभलें या अपने उपनिवेशवाद को या उपनिवेश जो थे उनको संभालें।
हालत बेहद नाजुक हो गई थी। तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे धीरे, और दूसरा जिन राज्यों को उपनिवेश बना रखा था उनकी आंतरिक दबाव, आंतरिक राष्ट्रीय आंदोलन के दबाव में वो झुकते गए और धीरे धीरे करके सब कुछ स्वतंत्र करना शुरू कर दिया। तो ये समझ सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व में से ये जो साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद जो पिछले कई 15वीं शताब्दी से निरंतर चले आ रहे थे उसका अंत हो गया। साम्राज्यवाद काटते और उपनिवेशवादी ये बिल्कुल समाप्त हो गया विश्व के नक्शे से। हाँ, ये जरूर है कि कुछ राज्य बहुत ही कमज़ोर थे, अपना आप को स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बना रख पा रहे थे, तो फिर वो संयुक्त राष्ट्र संघ के नियंत्रण में रहकर उनका कुछ समय के लिए अपना उस यूएनओ के द्वारा उनका शासन चलता रहा, लेकिन जो सक्षम हुए तो उनको एक एक करके सबको स्वतंत्र कर दिया गया। इस प्रकार से तो कह सकते हैं कि साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का द्वितीय महायुद्ध के बाद में बिल्कुल समाप्त हो गया। अगला है महाशक्तियों की कमी। आप देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और पहले की स्थिति है बहुत बड़ी अलग दिखती है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले यूरोप एक महाशक्ति के रूप में उभरा हुआ था। यूरोप का एक लंबे काल से पूरे विश्व में धाक थी, लेकिन इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप का हमेशा के लिए पतन हो गया। जो महाशक्तियाँ थी ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस, हमेशा के लिए धराशायी हो गई और एक नवीनतम महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका बनकर उभरा। सोवियत संघ, ये दो महाशक्ति के रूप में उभरे। तो पहले जो महाशक्तियाँ हुआ करती थी अब वो समाप्त हो गई, एक नवीनतम महाशक्तियाँ उभर कर सामने आई। पहले महाशक्तियों की संख्या ज़्यादा थी यूरोप में, अब यूरोप धराशायी हो गया, अब महाशक्तियों की जो संख्या है उसमें निरंतर कमी आ गई। दो महाशक्तियों में जो थी उनमें भी शीत युद्ध प्रारंभ हो गया और ये भी आपस में तनाव के दौर से गुजर रही थी। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो द्वितीय विश्व से पहले की परिस्थितियाँ थी, जो महाशक्तियाँ थी, अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब वो महाशक्तियाँ नहीं रही। एक कमजोर राज्य, एक क्षण राज्य के रूप में वो रह गए। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि महाशक्तियों की संख्या में कमी आई। अगला है तीसरी विश्व का बढ़ता प्रभाव। ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 4 प्रकार की दुनिया है, 4 प्रकार के विश्व हैं। पहली दुनिया पूंजीवादी, उदारवादी विचारधारा वाले राष्ट्रों को कहा जाता है। दूसरी दुनिया साम्यवादी या साम्यवादी विचारधारा के समर्थक राज्यों को कहा जाता है। तीसरी दुनिया एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के जो उपनिवेशवादी राज्य थे, जो बाद में लगभग यूँ समझ सकते हैं कि 1950 के दशक के बाद के आसपास जो स्वतंत्र हुए, गरीब राष्ट्र, कमजोर राष्ट्र, इनको तीसरी दुनिया या तीसरे विश्व के नाम से जाना जाता है। चौथी दुनिया वो है जो गल्फ कंट्री अर्थात खाड़ी देश हैं, जहाँ पर ये अपने जो पेट्रोलियम पदार्थ निकलते हैं, कच्चा माल, पेट्रोल, डीजल, गैस का उत्पादन होता है, इनको चौथी दुनिया के नाम से जाना जाता है। इसलिए आपको समझना है कि 4 प्रकार की दुनियाओं में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस प्रकार से इनको समझा जाता है। हमें समझना है कि तीसरी विश्व का बढ़ता प्रभाव मतलब एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो भी देश हैं, इनको तीसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ये सभी इन तीनों ही महाद्वीपों से अपने नए नए राज्य अस्तित्व में आए, स्वतंत्र हुए और धीरे धीरे अपना विकास करते 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 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इनका प्रभाव बढ़ता गया और एक समूह के रूप में इन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता ली और गुट निरपेक्ष आंदोलन के मंच पर सब एकत्रित होकर, संगठित होकर विश्व के सम्मुख अपनी मांगें मनवाने, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी तथा एकजुटता का परिचय देते हुए तथा साझी समस्या, क्योंकि ये सभी गुलाम रहे हुए ज़्यादातर राज्य थे, तो इनके यहाँ गरीबी, अशिक्षा, भूखमरी, स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, हर एक क्षेत्र में कमी थी। तो इन सभी महत्वपूर्ण और मूलभूत समस्याओं से जूझने के लिए सब एक हुए और पूरे विश्व पर उन्होंने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। तो समझ सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में दुनिया के समक्ष तीसरी दुनिया था, तीसरे विश्व का भी अपना एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। अगला है उत्तर बनाम दक्षिण संघर्ष। उत्तर बनाम दक्षिण संघर्ष देखिए, इस पृथ्वी को आप ग्लोब में देखेंगे कि 0 डिग्री विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जो हैं देश, वो आप देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, ठीक है, ये सभी उत्तरी गोलार्ध में आते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे आप तो 0 डिग्री से आप देखेंगे उस तरफ तो आप देखेंगे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका
और एशियाई देश। आप देखेंगे कि इन दोनों उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध के जो देश हैं वो धनवान हैं, संपन्न हैं, शक्तिशाली हैं, विश्व में उनका प्रभुत्व है, वर्चस्वशाली है। लेकिन आप दक्षिणी गोलार्ध के देश देखेंगे तो वो गरीब राष्ट्र हैं, कमज़ोर राष्ट्र हैं, वहाँ पर लोकतंत्र स्थायी नहीं है, वहाँ पर स्वास्थ्य, गरीबी, अशिक्षा, भूखमरी, बेरोजगारी, कई ऐसी समस्या हैं जिनसे वो जूझ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशियाई राष्ट्र लगभग एक जैसी समस्या है। ये राष्ट्र, दक्षिणी गोलार्ध वाले राष्ट्र प्राय गरीब हैं और उत्तरी गोलार्ध वाले राष्ट्र हैं वो संपन्न हैं, शक्तिशाली हैं। तो इन दोनों के मध्य क्या है, एक प्रकार का संघर्ष पैदा होता है, क्योंकि उत्तर के राज्य चाहते हैं कि दक्षिण के राज्यों से प्राकृतिक संसाधन है, कच्चा माल ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करें, उनका शोषण करें। दक्षिण के राज्य ये चाहते हैं कि उत्तर के राज्यों ने हमारा शोषण किया है, हमारे और उनके हित अलग लगे। इस प्रकार से उत्तर और दक्षिण के मध्य एक प्रकार का संघर्ष के रूप में समझ सकते हैं कि ये दोनों के मध्य एक प्रकार से संघर्ष होते हैं। तो फिर क्या क्या है कि दक्षिण के राज्यों ने सब एक प्रकार से गुट निरपेक्ष हैं या इस प्रकार से साझी समस्याओं के साथ एकत्रित होकर इसके खिलाफ एकजुट हुए। तो अपन को देखते हैं कि G77 है या इस प्रकार से कई प्रकार से समूह के रूप में वो अपना संगठन बनाकर इस चुनौतियों से वो सामना कर रहे हैं। ये चीज़ें हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र का बढ़ता परिवार। हम सभी को पता है कि 24 अक्टूबर 1945 के दिन हमारे विश्व में शांति, सुरक्षा, सद्भावना, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए एक संगठन की स्थापना की थी, वो था संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुई थी 54 सदस्य बढ़कर आज 193 सदस्यों के आसपास का परिवार हो गया, इसके सदस्य बन गए। आज विश्व में इस यूएनओ के अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्व में बहुत ही बड़ा प्रभाव है। और हम देखेंगे कि दुनिया को जब एक कम समय अंतराल में 2 बड़े युद्ध हो गए, लेकिन 1945 के बाद में देखते हैं कि आज 2020 तक किसी प्रकार से जब भी युद्ध के बादल मंडराए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने उस युद्ध की विडंबना को दूर किया, युद्ध को रोकने का काम किया और विश्व में शांति स्थापित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो समझ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में या इसकी जो भूमिका है उसके हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व में इसका प्रभाव बढ़ा है तथा जितनी भी वैश्विक समस्या हैं उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए शांति स्थापित करने का काम करता है। तो ये हमने समझी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियां हैं उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण हैं, उनमें क्या क्या नए परिवर्तन आए, ये हम सब अपने कक्षा में डिस्कशन किया। तो कह सकते हैं, एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में यूरोपीय प्रभुत्व का अंत हो गया, परमाणु युद्ध का सूत्रपात हुआ, एशिया और अफ्रीका का नवीनतम जागरण और संप्रभु राज्यों की संख्या में वृद्धि हुई, साम्यवाद का विस्तार हुआ, विभिन्न सैनिक गुटबंदियाँ शुरुआत हुई, शीत युद्ध प्रारंभ हुआ, गुट निरपेक्ष आंदोलन का आविर्भाव हुआ, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का अंत हुआ, महाशक्तियों की संख्या में कमी आई तथा तीसरी दुनिया का अपना बढ़ता महत्व, उत्तर बनाम दक्षिण संघर्ष तथा संयुक्त राष्ट्र का अपना बढ़ता हुआ परिवार या विस्तार। तो ये महत्वपूर्ण घटनाएं थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की विश्व के समक्ष।